नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 11 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे। विज्ञान भवन में पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त चल रही है, जजों और सीएम के साथ वो संबोधन कर रहे हैं और उसमें उन्होंने जजों की तुलना भगवान से की है। उन्होंने कहा है कि देश को मजबूत बनाने में जजों का अहम योगदान है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में नई पीढ़ी को पूरा सहयोग देना चाहिए। इस बार भी करीब 9,749 करोड़ रुपीस 14 फाइनेंस कमीशन के कारण सीधे सीधे राज्यों के पास स्पेसिफिकली ईयरमार्क करके जुडिशरी के लिए दिए गए। और मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि वो पैसे कहीं इधर उधर न जाए, न्यायपालिका के काम में जाए तो अपने आप जो छोटी मोटी समस्या है वो अपने आप सुलझ जाएगी। और मैं आशा करूंगा कि राज्य के मुख्यमंत्री इस बात पर ध्यान देंगे, व्यक्तिगत ध्यान देंगे और ये कैसे हो उसकी चिंता करेंगे। हम लोगों ने आखिरकार कुछ चीजें हैं। मैं तो जिस राज्य से मैं रहा, गुजरात में लोक अदालत का सफल प्रयोग मैंने वहां देखा है। और एक बार मैंने हिसाब लगाया था कि 35 पैसे में न्याय मिलता था, 35 पैसा। मैंने कल फिर रात को खाना खाते समय कुछ जजेस से बात हुई तो फिर मुझे लगा मैं एक बार वेरीफाई करूं। तो मैंने रात को ही थोड़ा पूछताछ की तो मुझे पता चला कि 35 पैसे में नहीं मिलता है, लेकिन एवरेज 50-55 रुपये तक में न्याय मिल जाता है, खर्च होता है। मैं समझता हूं भारत जैसे देश में ये व्यवस्था बहुत ताकतवर है। हम देखेंगे इतनी सारी पेंडेंसी है, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन के फैमिली के केसेस मिनिमम होंगे जी। ये बड़ों लोगों के ही केस होते हैं जी, क्योंकि छोटे लोगों को तो वकील भी कहां मिलता है, वो बेचारा कहां जाएगा। और इसलिए गरीब के लिए जो जगह है वो इन छोटी छोटी व्यवस्थाओं में है। हम अगर इन लोक अदालत टाइप व्यवस्थाओं को जरा बल दें, उसका एक्सपांसन करें, प्रवर्तमान जुडिशरी के लोग, निवृत्त जुडिशरी के लोग, एक ऐसा फ्रेमवर्क हम विस्तृत करें। अगर गरीब से, और मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े मामले भी बैठ करके सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है। हो सकता है कि हम इस काम को करें तो उसकी चिंता हम लोगों को होगी। एक विषय से आज मेरी एक बार लाहौटी साहब से बात हो रही थी, ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। और वो इन दिनों जो परिवार टूट रहे हैं, जिस तेजी से परिवार टूट रहे हैं, बड़ी वो चिंता व्यक्त कर रहे थे। बहुत साल पहले की बात है और ये दौर बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है कि इस प्रकार की संवाद वाली इंस्टीट्यूशन जितनी फैमिली कोर्ट डेवलप हो गई, भारत जैसे देश में परिवार टूटना हमारे लिए बहुत बड़ा कष्टदायक होगा। हम उस पर फोकस करके सामाजिक व्यवस्थाओं को बचाने में कैसे काम कर सकते हैं, इस पर हम संवेदनाओं को ला करके उस चिंता को कैसे बढ़ावा सकते हैं। अगर गरीब को न्याय देने के लिए अगर लोक अदालत है, तो परिवार को न्याय देने के लिए फैमिली अदालत है। खास करके नारी शक्ति के कल्याण के लिए ये व्यवस्था बहुत ताकतवर बनी है। उसको हम और अधिक आधुनिक कैसे बनाएं, और अधिक स्पीडी कैसे बनाएं, और उसमें एक विश्वास बना हुआ है। वहां जाने वाले व्यक्ति को लगता है ठीक है भाई, चलो 2 कदम वो चले 2 कदम मैं चला, लेकिन रास्ता निकल गया, चलो छोड़ो अब नहीं जाना है, अपना काम करो। ये मूड बन रहा है और मैं मानता हूं इस मूड का और अधिक सार्थक बनने का हमने प्रयास करना चाहिए और वो प्रयास हम करेंगे तो अवश्य ही लाभ होगा, ऐसा मुझे लगता है। सरकार में भी व्यवस्थाएं विकसित हुई कि भाई हर चीज कोर्ट में चली जाती है, चलो इन बिल्ड को अरेंजमेंट करें। उसमें से ट्रिब्यूनल्स पैदा हुई। ट्रिब्यूनल को भी ज्यादातर लीड करते हैं निवृत्त जजिज। लेकिन मैंने आकर के देखा है जी, मैं बहुत निराश हो गया हूं। शायद आज भारत सरकार में मुझे लगता है करीब करीब 100 ट्रिब्यूनल की ओर हम पहुंच रहे हैं और एक एक मिनिस्ट्री की 3-3, 4-4 ट्रिब्यूनल बन गई है। और ट्रिब्यूनल का डिस्पोजल तो और चिंताजनक है। मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जन बैठे, मंथन करें कि भाई ये ट्रिब्यूनल नाम की व्यवस्था से सचमुच में प्रक्रियाएं तेज हो रही है, नहीं हो रही है, न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कि और एक नया बैरियर खड़ा हो रहा है। एक बार देखा जाए इतनी ट्रिब्यूनल की जरूरत है, नहीं है,
क्योंकि फिर ट्रिब्यूनल है तो बाकी तो बजट वहीं चला जाता है। शायद ट्रिब्यूनल का बजट कोर्टों को चला जाए तो कोर्ट की ताकत बढ़ जाएगी, इतना बजट ट्रिब्यूनलों में जा रहा है। हो सकता है कि हम इन चीजों को एक बार देखना चाहिए और तू मैं के रूप में नहीं है, अपनेपन के भाव से, साथ मिलकर के करने के भाव से इसको एक बार देखने की आवश्यकता है। और उसको अगर हम देखेंगे तो मैं मानता हूं कि शायद हम इन व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। यहां पर काफी चीजों का उल्लेख हुआ, इसलिए मैं उन सारी बातों में नहीं जाता हूं। लेकिन हम जिस महान परंपरा में पले बढ़े हैं, उन महान परंपरा में कानून और न्याय, ये दो मुख्य धाराओं को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वरना समाज और व्यवस्था चल नहीं सकती। कानून और न्याय दोनों की ओर जाना है, लेकिन अब जगत बदलता जा रहा है। पहले के समय में जितने हम चीजों को हैंडल करते थे उससे रूप बदल गए। अब क्रिमिनल ऑफेंसेस उसकी तुलना में इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं। अब हमारी एक्सपर्टाइज उस ओर जाए, इसे आवश्यकता हो गई है। दुनिया साइबर क्राइम में आ रही है। साइबर क्राइम को कोई सीमा नहीं है, वो ग्लोबल कम्युनिटी है। हमारी अपने कानून के दायरों को हमने उस प्रकार से नई विधा के साथ तैयार करना पड़ेगा। हमारे लोगों को भी उस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा आने वाले दिनों में मैरीटाइम लॉ एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के इश्यू बनने वाले हैं। यानी बदलते हुए युग में उन नई नई चैलेंजेज, और मैं मानता हूं शायद 20-25 साल के बाद स्पेस रिलेटेड लॉ के भी स्थिति पैदा हो जाएगी। इस स्पेस पर किसका कब्जा है किसका नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट के दायरे में आ जाएगा। ये दिन आने वाले हैं। इसका मतलब अपने आप को हमें सज्ज करना होगा। आज कानूनी न्याय प्रक्रिया के अंदर फॉरेंसिक साइंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन हमारे पास न बार पास के पास न बेंच के पास उसका साइंटिफिक नॉलेज के अभी तक, क्योंकि उस पीढ़ी के समय ये था नहीं। मैंने एक प्रयास जब गुजरात में था, मैंने कहा था जुडिशरी के लोगों को मैं हमने गुजरात में एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई थी और दुनिया में एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है वो गुजरात में है। बाकी जगह पर कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस के डिपार्टमेंट हुआ करते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में जुडिशरी के लोगों को हमने रिक्वेस्ट की थी और गुजरात हाईकोर्ट के जजेज ने मेरी मदद की थी और करीब करीब सभी डिस्ट्रिक्ट जजेज का फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में 2-2 दिन का कोर्सेज हुआ था। क्योंकि ये एक ऐसा विज्ञान डेवलप हो रहा है जो आने वाले दिनों में जुडिशियल प्रोसेस के अंदर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। हम उस बात को कैसे ध्यान दें, हम उसमें फॉरेंसिक साइंस की जानकारियों के लिए क्या व्यवस्था करें, तब जाकर के आने वाले दिनों में न्याय की प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी और विज्ञान का भी रोल किस प्रकार से उपयोग में हो, उस पर हमने सोचने की आवश्यकता बनने वाली है। हमारी लॉ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के लिए भी ये कैसे हो। एक और समस्या जो हम अनुभव कर रहे हैं, जनता ने हमको चुन करके भेजा है कानून बनाने के लिए, लेकिन हमारा काफी समय और कामों में जाता है। संसद में हम क्या करते हैं वो आपको मालूम है, और अनुभव ये आ रहा है कि जो एक्ट के ड्राफ्टिंग है कानून का, ये सारी पेंडेंसी के मूल में एक वो भी कारण है कि कानून बनाने में, उसकी शब्द रचना में कुछ न कुछ ऐसी कमी रह जाती है कि अल्टीमेटली वो न्यायपालिका के पास जाकर उसके इंटरप्रिटेशन में सालों लग जाते हैं और तब तक कई निर्णय हो जाते हैं, फिर बेकार हो जाते हैं। जब तक हमारी लॉ यूनिवर्सिटीज वगैरह में ड्राफ्टिंग के लिए हम प्रॉपर मैन पावर तैयार नहीं करेंगे और कानून बनाने समय ही इस पर हम केयर नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि समस्याएं हमारी बढ़ती जाएगी। कोई हमको ऋषि मुनि तो है नहीं कि एकदम से जीरो डिफेक्ट वाला कानून बना पाएंगे, लेकिन मिनिमम ग्रे एरिया हो वो तो दिशा में प्रयास करें। ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और मैंने अनुभव किया है कि इस प्रकार का मैन पावर हमें उपलब्ध नहीं होता है। आने वाले दिनों में इस काम को कैसे किया जाए, ये एक आवश्यक काम है जिसको कभी न कभी हमें करना होगा और विशेष करके वो हमारी जिम्मेवारी है।
हम इस काम को अगर ठीक से करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कानून जितना अच्छा होगा और संविधान की सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए बनेगा, तो मैं नहीं मानता हूं कि कानून के कारण समस्या पैदा हो। दूसरा, हमारे देश में एक ये भी आनंद विषय आ गया बीच में कि भी हर चीज के लिए कानून बनाओ, हर चीज के लिए कानून बनाओ। मैं मानता हूं संविधान अपने आप में हर काम करने के लिए बहुत सारी हमारी व्यवस्था देता है, लेकिन एक बन गया है और मेरे मन में विचार आया है कि मैं कानूनों को खत्म करता चलूं। इतना बोझ बन गया है जी। मैंने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में मेरी कोशिश है कि तुम कानून खत्म करो। अभी मैंने 700 कानून खत्म करने के लिए तो कैबिनेट में से अप्रूवल ले लिया, लेकिन अभी मेरे सामने नजर में करीब 1700 कानून आए, 1700। और मेरा एक सपना था कि मैं पर डे कानून खत्म करूं। हो सकता है 5 साल के मेरे टेन्योर में पर डे कानून खत्म करने का मेरा सपना मैं पूरा करूंगा। ये कानूनों की जंजाल में हमारी पूरी न्याय तंत्र फंसा पड़ा है और ये जिम्मेवारी एग्जीक्यूटिव की है कि वो इसको ठीक से चिंता करें। और मैं तो राज्यों को भी कहूंगा, आपके यहां भी एक एक छोटी छोटी टीम बिठा करके जितने बेफिजूल कानून है उसको निकालिए। जितना सरलीकरण हम लाएंगे, सामान्य मानवी को खुद को समझ आएगा भी ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। और सब व्यक्ति को अगर समझ आता है तो कोई सामान्य नागरिक कानून तोड़ने के स्वभाव का नहीं होता है, वो कानून के साथ चलने के लिए स्वभाव का होता है। लेकिन उसको कानून के साथ चलने के लिए सुविधा पैदा करना ये हम सबका दायित्व है। उन दायित्वों को हम पूरा करेंगे तो हो सकता है जो बोझिल माहौल है, उस बोझिल माहौल में से हम काफी एक मुक्ति का सांस ले सकते हैं। और ये मुक्ति का सांस भी एक नई आस्था को उजागर कर सकता है, नई आस्था को जन्म दे सकता है। और उस दिशा में हमारा प्रयास रहे, यही मेरी मन में कुछ विचार है। हम आने वाले दिशा में उसको करें। जहां तक राजनीतिक जीवन में बैठे हैं मेरे जैसे लोग हैं, चाहे हम शासन व्यवस्था में हो, हमारा संविधान ने तो हमारे लिए मर्यादाएं तय की हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों ने भी हमारे लिए मर्यादाएं तय की हुई है। अगर हम कहें, अगर हमारी उपनिषद की तरफ नजर करें तो हमारी उपनिषद कहती है क्षत्रस्य क्षत्रम यतः धर्मः, क्षत्रस्य क्षत्रम यतः धर्मस्य। यानी कानून नरेशों का भी सम्राट होता है।